हेलो स्टूडेंट। टुडे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के थर्ड पार्ट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। स्टूडेंट, कैथोड रेज के बारे में पिछले सेशन में मैं कुछ आइडिया दिया था। कैथोड रेज के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बहुत ही केयरफुली से देखे थे, बहुत अच्छे से देखे थे और समझे थे। एंड टुडे स्पेशल क्लास है, दैट इज कैथोड रेज के प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी के बारे में समझेंगे। देखो स्टूडेंट, हुआ क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे जिसमें दो प्लेट था, एक था पॉजिटिव, दूसरा था निगेटिव। और होता क्या था, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था और इसी इलेक्ट्रॉन को दैट इज कैथोड से होकर एनोड की ओर जाता था। निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोले थे? हम लोग बोले थे उसको कैथोड, और पॉजिटिव वाले को बोले थे एनोड। और इससे जो इलेक्ट्रॉन जाते थे एनोड की ओर, और उसी के प्रॉपर्टीज हम लोग को अब देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जाती है सबसे पहले एनोड की ओर, तो ये बेसिकली ये एक होलसेल में जाता है, न कि अकेले। दैट इज़ कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो हाई वोल्टेज हम लोग जोड़े थे, पॉजिटिव निगेटिव बहुत ही ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बहुत ही हाई वोल्टेज था। और हाई वोल्टेज होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन है होलसेल, यानी कि होल नंबर में जाएगा, बहुत ही 100 नहीं 10 to 100 नहीं 1000 मिलियंस के फॉर्म में जाएगा। पहला चीज़ कि ये जो एक साथ जाने का प्रोसेस है, ये जाता है जिसके कारण एक रेज की तरह होता है। जैसे कि आप जानते होंगे सनलाइट पड़ता है अर्थ पर, सनलाइट से जैसे ही अर्थ पर आता है लाइट, तो ये एक दो पीस नहीं होता है, ये काफ़ी सारे पीसेस होते हैं। तो उसी प्रकार जो यहाँ रे बोलते हैं सनलाइट का, जो ना सन रेज बोलते हैं, उसी तरह यहाँ कैथोड जो है, कैथोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कैथोड रेज बोलते हैं, बिकॉज कैथोड से रे के फॉर्म में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। दैट इज कि कैथोड से एक रे की तरह इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कैथोड रेज। ठीक। एंड नेक्स्ट है कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो जैसे कि हमारा सनलाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सेम टू सेम इसमें भी दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज होने के कारण इतने ज़्यादा फोर्स लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में कवर करते हुए पाथ को यहाँ एनोड पर आ जाता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रेज होता क्या है कि यह स्ट्रीम पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, एक दो नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं और एक झोंके में जाते हैं। एक जैसे कि रिवर आप देखे होंगे रिवर को, तो जैसे हम बताते हैं यहाँ पे ये रिवर हो गया, जैसे यहाँ फ्लो कर रहा है काफ़ी सारे नदी के पानी, सेम टू सेम है कि देखिए होता क्या है, यहाँ का जो पानी है इस लाइन का, वो सभी एक साथ फ्लो करते हैं। तो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ निकलता है, जैसे एक प्लेट इधर है दूसरा प्लेट इधर है, इधर से निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इधर से रे निकलता है और पॉजिटिव की ओर जाता है, यानी कैथोड से एनोड की तरह। तो यहाँ जो कैथोड रेज है जो कि एक साथ काफ़ी संख्या में निकलते हैं, और वो भी जो एक लाइन में है, एक लाइन पर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो सभी एक साथ यहाँ पहुँचेंगे, कोई आगे पीछे नहीं। इसलिए वो बोला गया है कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, एक ही साथ सभी ट्रेवल करेंगे, हर इलेक्ट्रॉन का स्पीड एक समान होगा, इक्वल स्पीड होगा। ओके। डायरेक्शन भी ऑलवेज टुवर्ड एनोड की तरफ ही होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, यानी कि टू अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। एंड सेकंड है कि वोल्टेज क्रिएटेड है, तो वोल्टेज जाहिर सी बात है कि वहाँ पे
कैथोड रेज निकलना स्टार्ट होगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को देखा गया है कि ये फिजिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, बट इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है जो एटम से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो फिफ्थ नंबर जो है, कैथोड रेज जो डेविएट होता है अपने पाथ से, वो कैसे डेविएट करता है उसके बारे में जानना। होता क्या है कि कैथोड रेज हो या एनोड रेज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेट इज की अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण यहाँ पे फोर्स लगना, जाहिर सी बात है कि यहाँ फोर्स लगेगा ही, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड है। अगर ये नीचे है तो एक और ऊपर में नेगेटिव चार्ज का एक, मान लेते हैं कमरे का, ये अगर नीचे वाला पार्ट है तो ये वाला ऊपर रूफ है, तो एक नीचे एक ऊपर, तो अगर नीचे ऊपर है, अगर ये रूफ है तो ये फ्लोर है, तो इसके बीच में चार्ज सीट है, तो एक फील्ड डेवलप्ड है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करता है, खिड़की से अगर इलेक्ट्रॉन आता है विंडोज से अंदर, तो सीधे लाइन में नहीं होगा, होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो पॉजिटिव की ओर डेविएट कर जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन आएगा तो प्रोटॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ था। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि ये होता है नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है, तो इसमें भी जाकर डेविएट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये कैथोड रे जाकर डेविएट करता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हो गया। एंड एक चीज़ आपको पता होगा, यदि अगर कोई भी बॉडी मूव करता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर, इफ एनी पार्टिकल मूव, देन दे हैव एनर्जी, दैट इज mv²। अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हो तो आपके पास एनर्जी है, तभी तो मूव करते हो, नहीं तो एक ही जगह पर रहोगे। तो कोई भी मूविंग बॉडी भी है, अब पहले से मूव कर रहा है, तो उसके पास मास तो होगा, उससे हम लोग को एनर्जी निकालना है। पहले तो मास होगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, तो 1/2 इंटू m इंटू v² करेंगे तो उसके पास उस पोजीशन में जितना एनर्जी होगा हमको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो कैथोड रेज मूव करता है उसके पास एक और प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज दे हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, देन एक और प्रॉपर्टीज होता क्या है, जो कैथोड रेज होते हैं वो जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, जैसे कि पहले हम लोग देखे कि एक ट्यूब था, वहाँ 2 प्लेट होता था और वो प्लेट 2 पॉजिटिवली चार्ज होता था और बड़े बैटरी से हाई वोल्टेज से जुड़ा होता था। ठीक है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट होता था, तो जिसके कारण है ना कि हम लोग देखते थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मूव कर रहा है, उसका क्या प्रॉपर्टीज था। अभी 6 प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। देन अभी का जो प्रॉपर्टीज है कि जो ये ग्लास ट्यूब होता है, इसमें जो गैस है, इस सभी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी सेटअप लगाए गए हैं, इस प्लेट और बैटरी को छोड़कर ये जो ग्लास ट्यूब है, ये जो इसमें गैस डाले जाते हैं नॉन रिएक्टिव, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि इस गैस ट्यूब वगैरह से, ऐसे जो इक्विपमेंट है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अब हम लोग बात किए थे जैसे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करेंगे, कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी होती है। तो स्टूडेंट, जो डिस्कवरी हुई है प्रोटॉन का, वो कैसे हुआ है उस पर हम लोग अब डिस्कशन कर ले। देखो, हुआ क्या है कि एक साइंटिस्ट हुए बहुत पहले, जिनका नाम था गोल्डस्टीन। ओके, उन्होंने देखो, पहले तो हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और वो जे थॉमसन किए थे, आपको पता ही है, पहले बताए थे, थॉमसन। अब देखिए, जब यहाँ पे लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है एक एटम में, और दूसरा चीज़ की एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, दूसरा कि एटम स्टेबल है।
ठीक है, स्टेबल है। एंड वाई दिस स्टेबल, स्टेबल स्टेबल क्यों है? अगर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो निगेटिव पॉजिटिव फोर्स लगाकर ये एक साथ बाइंडेड फॉर्म में रहेगा, बाउंडेड फॉर्म में, और ये एटम अगर है इसके बीच का, ये ऐसा प्रोसेस चल रहा है, तो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी कि उसके अंदर में कोई ऐसा घटना नहीं होगा, कोई इवेंट्स नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव इधर गया, भाग उधर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोटॉन अगर सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लगना तय है, तभी तो ये स्टेबल होगा। तो वही गोल्डस्टीन साहब ने दिमाग लगाया कि देखा, साइंटिस्ट बोले कि एक तो एटम क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इलेक्ट्रॉन का पता चल गया था, और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, इतना चीज़ पता हो गया था। तो सोचा जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है। इसलिए ये जो गोल्डस्टीन साहब है उन्होंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज है एटम में जिसका नाम प्रोटॉन रख दिया, यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स है। देन गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या कहता है, इसको हम लोग अच्छा से समझे। ओके, तो गोल्डस्टीन जो क्या किया कि सबसे पहले एक परफोरेटेड कैथोड लिया, एक ट्यूब उन्होंने लिया जिसमें एक कैथोड लिया, दूसरा एनोड और ये कैथोड। तो क्या किया कि ये परफोरेटेड कैथोड लिया जिसमें एक ऐसा शीट लिया जिसको कैथोड बनाया जिसमें छिद्र हो, होल्स हो, परफोरेशन हो। तो क्या किया उसके बाद हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखें कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज निकलते हैं वो डायरेक्टली क्या होता था कि वो कैथोड यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाता था। वो आराम से स्ट्रेट लाइन में पहुंचता था बिना कोई दिक्कत से। तो इस तरह से देखा कि जिस तरह से कैथोड मूव करके पहुंचता था ये एनोड के तरफ, उसी तरह एनोड से भी एक पार्टिकल्स मूव कर जा रहा है और वो कैथोड की तरफ बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये जो एनोड से निकल रहा है पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी एनोड से पॉजिटिव निकल कर कैथोड में चला गया। तो उन्होंने बोला कि एनोड से रेज की तरह, जैसे कैथोड से रेज के फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा संख्या में मिलियंस ऑफ वहाँ कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो यहाँ पे प्रोटॉन निकल के कहाँ जाता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, दैट इज कैथोड के पास। तो कैथोड के पास पहुंचते ही ये सभी अट्रैक्ट हो जाते थे, कुछ स्लिप भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो एनोड से निकलेगा, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं एनोड से एनोड रेज, ठीक है। और उसी का नाम उन्होंने रख दिया, एक तो एनोड रेज, दूसरा कैथोड रेज। अब इस एनोड रेज के प्रॉपर्टीज हम लोग अगर समझें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कैथोड से, लगभग कुछ प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज कि वो जैसे कैथोड स्ट्रेट लाइन में मूव करके जाते थे, इलेक्ट्रॉन इधर अगर कैथोड मानते हैं और इधर एनोड, तो कैथोड से एनोड की ओर मूव करता था, यानी पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ स्ट्रेट लाइन में। सेम वैसा ही एनोड से अब उल्टा हो गया, एनोड से जा रहा है किधर? कैथोड की तरफ, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। वो भी जैसे जैसे प्रॉपर्टीज उसमें था कि वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, सेम टू सेम इसमें भी डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि अगर हमने बताया कि अगर ये छत का दो रूफ है, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर ये छत का दो रूफ है, एक रूफ ऊपर है, ये रूफ, ये अगर फ्लोर है, इधर अगर निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज मान ले, तो ये अगर विंडो है, इधर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऐसे फोर्स लगता था। अब यहाँ अगर प्रोटॉन जा रहा है तो प्रोटॉन के बीच यानी सेम चार्ज में रिपल्सन होगा। अगर यहाँ प्रोटॉन आ गया तो ये इधर मूव कर जाएगा, यानी कि
ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस पर फोर्स और ज़्यादा लगते जाएगा और एक समय आएगा कि ये ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, यानी कि सर्कल पाथ पर। सेम टू सेम इसके साथ वैसे ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इस तरह से ये इधर से जा रहा है तो इसी तरह सेम फोर्स लगेगा और वो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, यानी कि अगर ये ऐसे है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स इधर लगेगा, इसका मूवमेंट इधर होगा, यानी कि इसके बीच का एंगल यानी फोर्स इधर मूवमेंट इधर, फोर्स और मूवमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, हमेशा राइट एंगल पर फोर्स लगेगा। और ये सेम प्रोसेस लगेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में भी और इस तरह से ये 90 डिग्री पर फोर्स लगने के कारण ये सर्कल बनाकर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेम प्रॉपर्टीज को देखते हुए और फिर और एक प्रॉपर्टीज है जो कि हमेशा इसको देखा गया है सिमिलरिटी, जैसे कि वहाँ कैथोड है तो नेगेटिव, यहाँ तो एनोड है, एनोड रेज है तो पॉजिटिव होगा। एक तो ये कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन नहीं इसको बोलते हैं एक अलग प्रॉपर्टीज। और ये सेटअप है जिसको आप अच्छा से देख सकते हैं, यहाँ परफोरेशन वाला लिया गया है, छिद्र वाला। यहाँ से देखिए यहाँ प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ से निगेटिव निकल रहा है और ये निगेटिव वाला ये पॉजिटिव एनोड के पास जाएगा, दैट इज इधर से कैथोड रेज और इधर से एनोड रेज, आराम से आप देख सकते हैं। और ये हाई वोल्टेज सोर्स है और इस एक्सपेरिमेंट से आप अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे ये एनोड से निकल रहा है तो एनोड रेज और कैथोड से निकल रहा है तो कैथोड रेज। ओके, यहाँ पॉजिटिव रेज है और यहाँ निगेटिव रेज है, तो यहाँ कैथोड हो गया, इधर से जाएगा इधर वो एनोड, देखिए पॉजिटिव रेज फ्रॉम एनोड। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर अगर ध्यान दें तो क्या होता है, ध्यान से समझिए, स्किप नहीं करना कोई बातों को, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो कैथोड की ओर जा रहा है दैट इज एनोड रेज, एनोड रेज हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसके जो स्पेसिफिक चार्ज होगा, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन E/m रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो। तो जी इस ट्यूब जो लेते हैं इसमें गैस होता है, ठीक है, सॉरी गैसियस लिखना था, गैस। ओके, तो गैस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैस लेते हैं इस गैस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होता है। तो द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल्स वेरीज विद नेचर ऑफ गैसेस। ओके, तो जो इसमें जो गैस डालते हैं तो गैस वेरी करेगा, अगर डिफरेंट गैस होगा तो ये स्पेसिफिक चार्ज है ये भी बदलते जाएगा, ठीक है। तो E/m रेशियो भी चेंज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब दिख रहा है दैट इज फोर्थ वन है कि द मास ऑफ पार्टिकल्स वाज सेम एज द मास ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि जो ये प्रोटॉन है दैट इज पॉजिटिव पार्टिकल्स जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और इसमें हम लोग जनरली एक ही गैस पे एक्सपेरिमेंट किया गया शुरू से अब तक यानी कि ये गोल्डस्टीन के समय तक वो था हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम और दैट इज सिमिलर टू प्रोटॉन का मास, ठीक है, प्रोटॉन का मास दैट इज इसका मास। तो देखा गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो मास होता है प्रोटॉन का वही निकल कर आता था, दैट इज जो गैस का मास दैट इज हाइड्रोजन का मास जो आया वही प्रोटॉन का। तो ये देखा गया कि एक हाइड्रोजन है और उसमें भी एक प्रोटॉन है तो मास एक है। तो इस तरह से मास का भी डिटर्मिनेशन कर दिया गया कि मास कैसे होगा। अब बहुत ही अच्छा कंक्लूजन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखें कि गोल्डस्टीन साहब जो थे वो उन्होंने एज्यूम कर लिया था, ये सारे के सारे जो एज्यूम करने का ही सेंस में हुआ, एज्यूम करने से ही पूरा एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी आता है। ओके, तो जो गोल्डस्टीन साहब है पहले एज्यूम कर लिए कि ये पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, और वो होता है, वो क्या करता है कि एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहा है एज प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन साहब क्या सोचे कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, अगर ये नेगेटिव प्लेट है
और उसको इलेक्ट्रोड बोलिए हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने देखा कि पॉजिटिव जो पार्टिकल्स था वो किधर जा रहा था, निगेटिव की ओर। इसको इधर है ना पोलैरिटी चेंज कर दिया उन्होंने। क्यों चेंज किया, ये हाई वोल्टेज रख दिया ताकि इधर से प्रोटॉन इधर आए, ये पॉजिटिव कर दिया निगेटिव। और पोलैरिटी चेंज करने से ये होता है कि पहले होता था कि निगेटिव जो होता था पॉजिटिव की ओर आता था, अब हुआ ऐसा कि ये जो पॉजिटिव है निगेटिव की ओर आराम से जा सकता है। यानी कि एनोड की ओर कैथोड रेज आराम से नहीं, बल्कि एनोड रेज कैथोड की ओर आराम से जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे गोल्डस्टीन साहब बोले कि हम इसको मान लेते हैं पॉजिटिव आयंस और उसको ट्रेवल कराते हैं एनोड से कैथोड की ओर, तो कैथोड की ओर मूव कराएं पॉजिटिव आयन मानकर और उसको बोल दिया उन्होंने प्रोटॉन। और बाद में पता चला, बाद में प्रूव हुआ कि ये जो माने थे वो बस क्या था कि ये लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दैट इज हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन पर ही डिस्कशन वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हाइड्रोजन पर। और बाद में पता चला कि ये जो एटम पर डिस्कशन कर रहे थे वो हाइड्रोजन था और सबसे लाइटेस्ट एटम था। और पता चला कि वो उसमें जो एक ही प्रोटॉन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज्ड है, जिसका नाम प्रोटॉन रख दिया उन्होंने बाद में। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट साइंटिस्ट स्टडी किए एटम के वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल्स पर, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग को पता चल जाता है कि एटम भी डिवाइजिबल है, यानी उसको तोड़ा जा सकता है और एटम का अध्ययन यानी स्टडी अच्छे से किया जा सकता है। अब है कि जो एटॉमिक मॉडल था अलग अलग अरेंजमेंट के आधार पर उसके पार्टिकल्स को देखना समझना अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग था। तो इस बेसिस पर जैसे देखिए एक ही एक्सपेरिमेंट को अगर बार बार करता है डिफरेंट साइंटिस्ट तो उनका अप्रोच अलग होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होगा और कुछ जानने की इच्छा होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो था अलग अलग साइंटिस्ट वाला अलग अलग तरीके से निकाला गया, क्योंकि उनका सेटअप अलग था। किसी का ग्लास ट्यूब का आकार ऐसे था तो किसी का राउंड था, किसी का व्हील लगाकर देखे थे, हाई वोल्टेज इस्तेमाल करते थे। ठीक है, पैडल लगाकर शैडो बनाकर अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग अप्रोच था। ठीक है, अब इसी तरह डिफरेंट साइंटिस्ट का अलग अलग अप्रोच होने के कारण अलग अलग मॉडल भी आया। जैसे कि पहला मॉडल हम लोग देखे थे, नाम भी उनका याद था कि जॉन डाल्टन। उन्होंने जॉन डाल्टन क्या बोले थे कि एटम इज इंडिविजिबल, तो ऐसा तो हुआ नहीं, उनका फेल हो गया बात। उनके फेल होने के कारण है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज पहला इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो जाता है ये थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर रदरफोर्ड आते हैं, वो अपना देते हैं, नील्स बोर देते हैं, यानी 4 साइंटिस्ट फिर आगे चल के अपना एक्सपेरिमेंट करके मॉडल तैयार करते हैं। क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट का एक प्रमाण होता है, उसका प्रूफ होता है, उसका रिजल्ट मिलता है, इस तरह से मॉडल तैयार भी होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर सिस्टमैटिक ढंग से देखें तो अलग अलग साइंटिस्ट ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स का क्या प्रॉपर्टीज है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो अगर सिस्टमैटिक ढंग से एटम का स्टडी करना है तो अलग अलग साइंटिस्ट का जो मॉडल है उनको समझना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के कंसेप्ट को लेना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम के अंदर के जो स्पेशल थिंग है दैट इज की फंडामेंटल पार्टिकल्स है, दैट जैसे कि यहाँ प्रोटॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो किधर है, इस पाथ पर घूम रहा है इसके अराउंड, कि इस पाथ पर घूम रहा है, कि इस पाथ पर घूम रहा है, किस पाथ पर घूम रहा है, इसका ये सब के बारे में देखेंगे। फिर अब एक एक करके सभी प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि थॉमसन मॉडल क्या है। आप समझेंगे एक साइंटिस्ट जो थे जे थॉमसन,
वो पहला अपना एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके सबको दिखाते हैं कि देखिए एटम इज डिविजिबल एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में उनके पास कोई नॉलेज नहीं था। देन व्हाट इज दैट कि सबसे पहले कि जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था 1903 में, और वो सबसे पहले था बिकॉज कि प्रोटॉन का उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था, प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हुआ, फिर प्रोटॉन, देन आफ्टर न्यूट्रॉन को देखा गया। देखिए हुआ क्या, थॉमसन साहब जो थे इसी प्रकार का मॉडल दिए, जो फिगर आपको दिख रहा है इसी तरह का मॉडल दिए कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बता दिए, ये सभी इलेक्ट्रॉन था, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी जो है शेष जो एरिया है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बता दिया कि ये सब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इन्होंने प्रूफ कर दिया। तो कुछ लोग माने, फिर कंट्राडिक्शन हुआ। तो कंट्राडिक्शन क्यों होता है, क्योंकि उनका जो बात था सबको अच्छा नहीं लगा, और फिर उन्होंने दिमाग लगाया क्यों गलत है। तो अलग साइंटिस्ट ने भी दिमाग लगाया, अपना सेंस ऑफ व्यू देखा और अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ऐसा नहीं था। तो पहले देखते हैं थॉमसन जी का क्या कहना था। थॉमसन जी ये कहते थे कि कोई भी एटम के पास एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और वो स्फेरिकल, एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, ये सब पहले प्रूफ था, और उस स्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होंगे और वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इधर उधर एक बराबर तरीके से अरेंज्ड होगा, और वो स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसी में जैसे कि धंसा हुआ होगा, जैसे वाटरमेलन में काले काले रंग का उसका बीज होता है। तो इनका यही कहना था कि अगर एटम की बात करें तो एटम एक स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा कि ये प्रोटॉन है कि क्या है, बोला कि डायरेक्ट बोला कि एटम एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। ठीक है, तो उन्होंने 3 नाम दिए। पहला तो बोले वाटरमेलन मॉडल, फिर बोले प्लम पुडिंग मॉडल, फिर अलग अलग नाम से लोग जाना एप्पल पाई मॉडल। ऐसा इसलिए बोला लोग कि वाटरमेलन जो आप देखते हैं ऐसे काटने पर आता है, यहाँ सीड्स होते हैं, रेडिश कलर का इसमें होता है बाकी एरिया, और बीच में ये वाटरमेलन लिखते हैं, ये वाटरमेलन हो गया, और इसमें रेड होता है, और बीज जो होता है इसका सीड काले कलर का। तो इस तरह से देखा गया कि सेम इससे मैच होता था मॉडल, या एप्पल पाई मॉडल, या प्लम पुडिंग, यानी कि कद्दू का जो भी देखते हैं आप शेप गोला रंग वाला, उसमें भी सेम इसी तरह से सीड होते हैं। तो इस मॉडल से उन्होंने मैच करा दिया, तो इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। और इस तरह से देखा गया कि हमारा जे थॉमसन साहब इतना कंसेप्ट दे रहे हैं, और कहाँ वो फेल होते हैं, कैसे क्या होता है, फिर आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू टुडे एंडिंग दिस lecture. Meet you again